आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज हरियाणा राज्य के विधानसभा बारडा और बारडा के ब्लॉक झोझू में मौजूद। झोझू काफ़ी प्रसिद्ध गाँव है और यहाँ पे हम एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो है तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल इंसान है, लेकिन काफ़ी लंबे चौड़े बीड़े उठाए उन्होंने गांव को, और गांव की साफ़ सफाई का जिम्मा भी अपने कंधे पे है। ना सरकार, ना प्रशासन, ना किसी की मदद के बगैर खुद गांव के अंदर ट्रैक्टर लगा के सुबह शाम गांव का कचरा उठाने का काम कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से। इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार ने, प्रशासन ने रोड़ा अटका दिया इनका, क्योंकि गांव का जो कचरा था पिछले 1-2 साल से, आपको सबको पता होगा, यहाँ विधानसभा बारडा विधानसभा में यहाँ से विधायक हैं नैना चौटाला, उनके पुत्र हैं डिप्टी सीएम दूषण चौटाला। लेकिन फिर भी ब्लॉक काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे मेरे साथ अशोक बंटी इनका प्यार का नाम है। वैसे अशोक इनका कागजों में नाम है, लेकिन प्यार से लोग इनको बंटी बोलते हैं। तो मेरे साथ काफ़ी जुनून है, जोश है, और ये लगातार काम करते आ रहे हैं और एक्टिव भी हैं गांव को लेके, और काफ़ी बड़े सपने हैं, बड़ी सोच भी है इनकी। लेकिन दुख जहां होता है, क्योंकि खुद पैसा, अपने पैसे से ट्रैक्टर, अपने पैसे से ड्राइवर, अपने पैसे से तेल और अपने पैसे से ही कचरा उठा के बाहर कचरा डालते हैं, और फिर कहीं कि प्रशासन पीछे कदम हटा लेता है, क्योंकि कचरा डालने के लिए गांव की ही ज़मीन और उनको देते नहीं, क्योंकि आजकल वीडियो के हाथ में चार्ज है और वीडियो महोदय के तो चर्चे काफ़ी लंबे चौड़े दूर दूर तक चले हुए हैं कहीं ना कहीं। तो आज हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं अशोक बंटी, इनसे जानेंगे आखिर पूरा मामला है क्या। अशोक, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो नमस्कार जी लांबा साहब। क्या मैटर है ये, क्या मतलब आपने ट्रैक्टर दे दिया, सारा खर्चा आप उठा के, और कचरे को कहीं ना कहीं बाहर फंकवा रहे हैं। फिर प्रशासन जो वीडियो साहब है, उसने मसला क्या? आज काफ़ी बड़ी पंचायत हुई है और बस अड्डे पे झोझू पे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, गांव के लोग। अभी कुछ बैठे हुए हैं पीछे, तस्वीरों में देख लीजिए, प्रिंस लंबा दिखा रहे हैं पीछे जो लोग बैठे हैं, गांव झोझू के हैं मेरे साथ। और पंचायत तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन काफ़ी लेट पहुँचे हम। तो मसला क्या है आखिर? इतनी मेहनत करने के बावजूद आपको मिल क्या रहा है? कहीं ना कहीं वो तिरस्कार, वो ही कहीं ना कहीं भटकना। तो कभी गुस्सा नहीं आता, मैं इतना कर रहा हूँ प्रशासन का काम, और आप कर रहे हैं खुद, तो प्रशासन उसमें रोड़ा और अटका रहा है ऊपर से, तो कैसे लगता है? लांबा साहब, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि गुस्सा तो मेरे को कभी आता ही नहीं। आज रोना आ रहा है कि इतने दिनों से मेरा जींद में जन्म हुआ और मैं झोझू गाँव में 1.5 साल पहले से आया हूँ जी। मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, नीमराना अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। ऊपर वाला भगवान इसीलिए दे रहा हो, क्या पता गाम राम के सहयोग से ही। तो इसलिए मन में एक उद्देश्य था कि अपने गांव में जाकर कुछ ऐसा करूं जो आज तक किसी ने नहीं किया हो जी। तो पिछले 1 साल पहले मेरे जन्मदिन के ऊपर लोगों की समस्याएं देखी, घर घर गया, तो वहाँ ये बहुत अहम मुद्दा था। लोगों के पास ज़मीन जायदाद नहीं है, गरीब लोग हैं, थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, 100 गज 50 गज, कूड़ा डालने के लिए उनके पास जगह नहीं थी। तो माताओं बहनों के वो विचार सुने कि हमारे को तो ये समस्या है कूड़ा डालने की। तो मैंने गाँव को इकट्ठा किया, पंचायत की, और अपने पैसे से 4,85,000 रुपये का ट्रैक्टर निकलवाया। उस पर ड्राइवर रखा, 9,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, और पूरा डीजल का खर्चा, लो ये महीने के 1,000 रुपये उसका डीजल का खर्चा है, ये सब कुछ मैं देता हूँ। और इसके बावजूद भी प्रशासन कहीं का रोड़ा अटका रहा है आपको? पिछले 21 तारीख से जी कुछ कलाड़ी के लोग थे, उनके बार बार मेरे पास फ़ोन आने लगे, भैया हमारी ज़मीन है, यहाँ कचरा मत डालो। तो मैं तो लामा साहब यही कहूँगा, आपके न्यूज़ 24 की तरफ से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, वो ज़मीन तो जब भी उनकी थी, सब 9 महीने तक ये काम चला, तो वो आज एकदम से रोड़ा क्यों अटकाया? इसमें ऐसा कुछ गतिविधियाँ लग रही हैं कि कुछ शरारती तत्वों इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने उन लोगों को भड़का दिया। आपकी टीआरपी तो ज़्यादा नहीं बढ़ रही है? कभी वो लोग जो रोड़ा अटका रहे हैं वो खार खा गए होंगे, भाई बढ़ती टीआरपी को कैसे रोके? हम बंटी की टीआरपी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। हो सकता है लामा साहब, क्योंकि ग्रामवासियों का बहुत प्यार सहयोग मिला है। आपको पता है कि लोगों को अपनी पहचान कराने में सदियां बीत जाती हैं, और एक अच्छे काम में 1.5 साल में गांव ने इतना प्यार सहयोग दिया। जब मैं गांव में आया था तो लोगों के एक दिमाग में आई कि ये सरपंची का इलेक्शन लड़ने आया है और ये वापस जींद में भाग जाएगा जी।
उसके बाद मैंने जी अपना घर बनाना शुरू करा। आज आप जाके भी देखोगे, राजीव गांधी स्टेडियम के पास मकान बनाया है, कम से कम 40-45 लाख रुपए लगाए हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये मन में ना आए कि कल को ये सरपंच बन गया और मकान मेरे को बनाना ही था, और वो मकान बनाते ही ब्लेम लगते कि ये तो पिछले सरपंच से भी भयंकर था, ये खा गया भाई। तो मैंने तो जी अपने सारे इंतजाम गांव वालों को बता दिया। भगवान अपना धंधा चला रहा है, ऊपर वाला दे रहे हैं तो लगा रहे हैं। पहले तो अपना ठिकाना बनाया, फिर लोगों को बताया भाई मैं तुम्हारे बीच में रहने के लिए आया हूँ, कोई सरपंची के इलेक्शन का इरादा नहीं है। लेकिन लोगों के मन में था कि ऐसे समाज सेवी की ज़रूरत है, तो उन्होंने प्रपोजल रखा भाई आप इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये सेवा के भाव तो मेरे पिछले 11 साल से चलते आ रहे हैं। बंटी, जोजू पूरा हरियाणा भी देख रहा है, ऐतिहासिक के गांव है और वीर भूमि है जोजू की, लेकिन आप कुछ कह सकते हैं बाहर जाके छाती ठोक के मैं जोजू से हूं, ऐसा क्या है जोजू, मुझे ये बता दीजिए। देखो जोजू का मेन इतिहास तो सबसे बड़ा ये है जी, चौधरी बंसीलाल जी सीएम रहे हैं, वो हमारे गांव से 10वीं की परीक्षा पास करके गए हैं। लेकिन वो जमाना था और आज आप कहीं बाहर गांव में जाके आप परीक्षा या वो शिक्षा लेके आए, ये बात आपकी ठीक है लंबा साहब। विडम्बना है आपकी, आगे जाने के बजाय पीछे जाते गए। वो समय था जब जोजू को दिल्ली और चंडीगढ़ में जानते थे। 1974 में हमारे गांव की मंत्री भी रही हैं। उस टाइम हिसार और जींद में सीवरेज नहीं था, हमारे गांव में सीवरेज की पाइपलाइन दबी हुई थी। लेकिन ना मंत्री काम आया आपके गांव का, ना संतरी काम आया, ना वो जो लोग बड़े बड़े पदों पे बैठते गए, जब सरपंच हो कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता आपके गांव के लोगों का कुछ ज़्यादा योगदान रहा है पीछे धकेलने में? ये तो नहीं तो आज ये जोजू विधानसभा क्षेत्र होना था, यहाँ पे हर सुविधा होनी थी। लेकिन ये गांव, और गांव भी सीढ़ा गड़ा गांव कहेंगे हम, ना रास्ता है ढंग का, ना यहाँ कोई सीवर लाइन है यहाँ पे, ना कोई यहाँ कानूनी व्यवस्था है, ना यहाँ ऐसा कुछ हम छाती ठोके कैस के एक ब्लॉक बना दिया। लेकिन ब्लॉक के लिए भी आप तरस रहे हैं, वो सुविधा हमें मिलनी चाहिए, वो भी आधी अधूरी सुविधा है। तो गांव के लोगों को भी खासी सहयोग तो रहा है। देखो सहयोग तो पूरा ही रहा लम्बा साहब। मैं तो ये मानता हूँ सरपंच कोई भी बनो, लेकिन उसमें गांव के जो चीज़ें हमारे को दी हुई थी, विरासत में जो गांव को मिली थी, वो सरपंच जो भी बने, जब बने, कम से कम उस चीज़ को भी मेंटेन करके रख लेते, तो आज हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं थी। और मेन समस्या यही थी जी, मैं ये अपना उद्देश्य लेके आया हूँ, जो सुविधाएं आज से 50 साल पहले थी वो हम अपने गांव में दोबारा से कामयाब बनाएंगे। गामराम का सहयोग रहा तो, और जिस दिन मेरी कलम में पावर आई तो पब्लिक को मेरे से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार लोग काम कर देते हैं, अपनी सफाई देनी पड़ती है। पब्लिक को ही, आपके गाँव? अपने गाँव को कई बार लोगों को बताना पड़ता है मैंने ये कर दिया, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि लोग मेरे को बताएंगे कि आपने ये काम कर दिया। दोनों बातों में फ़र्क है। एक तो काम करके पब्लिक को समझ में भी नहीं आया क्या किया, एक पब्लिक बताए काम किया है। तो युवा है, जोश से भरे हैं गांव के, शायद जोजू की तस्वीर बदल जाए। आप दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन कुर्सी आने के बाद वो दावे कहीं के हवाबाही हो जाते हैं, चाहे नेता हो चाहे सरपंच हो। आपके जोजू की तरफ कोई मुड़ के देखता नहीं है जल्दी से आपके गांव का, नहीं तो गांव की हालत आज कहाँ पे होती, शिखर में होती। लेकिन अभी हम जो कूड़े करकट की बात लेके चले, काफ़ी गांव का इकट्ठा हुआ है, तो आपको ज़मीन अलाट कर दी गई आज, लेकिन ये नौबत आई क्यों पंचायत इकट्ठा करने की? क्योंकि आप प्रशासन का काम कर रहे हैं, प्रशासन का पैसा बच रहा है, ये काम प्रशासन का है और वो काम ये शख्स कर रहे हैं। फिर भी प्रशासन ने रोड अटका दिए वीडियो सामने, इनको ज़मीन अलाट नहीं की। तो कुछ वीडियो सामने कहा भी कि मुझ पर प्रेशर है कुछ, वो उसमें ऐसा है लंबा साहब, मैं ग्रीवेंस की मीटिंग में भी अपना पत्र लेके गया था। और वहाँ मैंने डीडीपीओ साहब को पत्र सौंपा था। उन्होंने आश्वासन दिया था भाई 3 दिन में आपका ये काम हो जाएगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो इसमें तो गांव वालों का भी सहयोग है और हमारा तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि डीडीपीओ साहब ने बीडीपीओ साहब को पत्र जारी कर दिया था और पिछली 4 तारीख को मेरे पास फ़ोन भी आया था, भाई आपका काम हो गया है, जाके अपनी ज़मीन जहाँ लेनी है वो अपनी बात कर लो। लेकिन बीडीओ साहब जहाँ अच्छी आवभगत की, चाय पानी पिलाया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब बात आई ज़मीन देने की तो वीडियो साहब ने वो राजनीतिक मुद्दे में बदल दी। भाई आपके गांव में राजनीति बहुत ज़्यादा है, मेरे पे प्रेशर है और मैं ये चीज़ें आश्वासन तो दे दिया कर दूंगा, लेकिन कुछ लोगों से बात करके ही आपको बता पाऊंगा, ये कह के जी हमारे को भेज दिया। अगले तीसरे दिन हम गांव के 50-60 लोग यहाँ से गए
ब्लॉक में इकट्ठा हुए। ब्लॉक में इकट्ठा होने की नौबत ये आई कि पिछली 3 तारीख को वो कलाड़ी वालों ने वो ट्रैक्टर को रोक दिया और वो ट्रैक्टर भरा का भरा गाँव में वापस आ गया। तो हम सबसे राय लेके भाई अब क्या किया जाए, तो लोगों ने बताया भाई ट्रैक्टर को ले जाओ ब्लॉक में। हम कूड़े के ट्रैक्टर को ब्लॉक में लेके गए जी। 2:30 बजे तक वीडियो साहब का इंतज़ार करा, वीडियो साहब 2:30 बजे तक नहीं आए। 2:45 बजे वीडियो साहब आए। हमारे ट्रैक्टर के ड्राइवर ने बताया जी वीडियो साहब आ गए हैं। हम यहाँ 50-60 आदमी एकदम इकट्ठे हुए और वहाँ पहुँचते ही वीडियो साहब को पहले ही खबर लग गई कि ग्रामवासी आ रहे हैं। ड्राइवर ने बाकायदा ट्रैक्टर मेन गेट के आगे लगा दिया था और चाबी लेके अपने घर चला गया। तो कुछ लोगों ने उसका गेयर निकाला ट्रैक्टर को और मेन गेट से हटा दिया और वीडियो साहब वहाँ से अपना बचाव करके निकल गए। तो वहाँ से कुछ लोगों ने फ़ोन पे बात करी तो वीडियो साहब ने फिर वो गुत्थियों में उलझा दिया और वहाँ उनको अल्टीमेटम दे दिया था 2 दिन में समाधान हो जाए तो ठीक है, नहीं संडे को हम गांव की पंचायत करेंगे। हमारी ज़मीन हम देने वाले, तो आप इस चीज़ को रोक क्यों रहे हो, दिक्कत क्या है। तो वीडियो साहब ने उन लोगों के नाम भी उजागर नहीं किए, लेकिन उसको ये बोल के भी मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी? राजनीतिक प्रेशर मान लो या जो भी हो, पार्टीबाजी का लफड़ा है, सिर्फ ये बात कह के और टाल के। तो आप किसी पार्टी? देखो मैं जननायक जनता पार्टी का जिला संगठन सचिव हूँ। तो फिर आपका तो होना चाहिए था, पार्टीबाजी का लफड़ा क्या हो गया इसमें? क्योंकि जननायक जनता पार्टी की नैना चौटाला यहाँ से विधायक हैं, उनके पुत्र डिप्टी सीएम हैं, सारी कमान आपके हाथ में है, फिर भी वीडियो सामने रोड अटका दिया। ये तो हम मान ही नहीं सकते साहब, सारी पावर आपके हाथ में लिए बैठे हैं, फिर दूसरी राजनीतिक पार्टी कौन सी आ गई है? कई बार क्या होता है लांबा साहब, पार्टी में हजारों आदमी होते हैं, सबकी एक सोच नहीं होती है। मैंने कभी भी आज तक मेरे नेताओं से कोई मेरे साथ घटना भी घटी तो मैंने पहली बात तो उनको जब पता लगेगा वो समाधान जब करेंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही सोच के भी काम हो जाए तो ठीक है, और मैंने अपनी अरदास भी नहीं लगाई अपने नेताओं के सामने भी मेरे साथ ये घटना हो रही है और इस चीज़ का आप समाधान करो। ये नौबत अभी जब आई है तो ये आज ग्राम पंचायत ने इसका सॉल्यूशन कर दिया, नहीं तो नेताओं के सामने बताते जी ऐसी ऐसी समस्या आई हुई है, वो उसका क्या समाधान करते, क्या फैसला करते, वो तो बाद की बात। तो हमारे साथ जो से बने हुए हैं बंटी अशोक मेरे साथ खास बातचीत में, बड़ी शर्म आती है। हम कहते हैं हम 21वीं सदी में, हम 22वीं सदी में पहुँचे हुए हैं, लेकिन बड़ी अफसोस, बड़ी विडंबना हमारे देश की, बनते हुए काम को हमारे अफसर उसमें रोड़ा अटका ही देते हैं कहीं ना कहीं। जोजू की खुद की गांव की ज़मीन, और जोजू आज वो गांव था जो पूरे हरियाणा में जब तक जोजू का सरपंच या नंबरदार नहीं पहुंचता था तो फैसला नहीं होता था, आप लोगों को भी पता है। लेकिन आज ये विडंबना है कि खुद की ज़मीन लेने के लिए बड़ी जद्दोजहद करी है इन्होंने, खुद के गांव खुद की ज़मीन के लिए किस तरीके से मारे मारे फिरे ये लोग। और एक अधिकारी वीडियो यहाँ कहीं ना कहीं रोड़ा अटका देता है। इस शख्स को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए था। यहाँ के विधायक नैना चौटाला को सम्मानित करना चाहिए, तो यहाँ से विधायक हैं, क्योंकि नैना चौटाला जी आप जो विधायक हैं, आपके जो पंचायत के काम हैं, आपके नगर पालिका के जो काम हैं, वो काम ये खुद अपने लेवल पे कर रहा है। आपका खुद जेब से नहीं जाना, खुद का ट्रैक्टर, खुद का ड्राइवर, खुद का कूड़ा करकट उठाने वाला खुद बाहर डालते हैं, एक पैसा आपसे लेते नहीं हैं। आपको इस शख्स के जो बंटी है, अशोक है, इसको प्रशस्ति पत्र देना चाहिए, इसको सम्मानित करना चाहिए, सुनहरे अक्षरों में नाम लिखना चाहिए ऐसे शख्स का। और फिर भी आपके यहाँ प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कहीं रोड अटका देते हैं। तो मुझे तो लगता है पूरे हरियाणा प्रदेश में अफसरशाही कहीं ना कहीं हावी है। अशोक चलो बहुत अच्छी बात है, आपका मामला सॉर्ट आउट हो गया, अभी गांव वाले खुश हैं, आज डिसीजन पूरा हो? हाँ गांव वाले बिल्कुल खुश है लांबा साहब। मैं तो यही चाहता था, क्योंकि 5 दिन से ट्रैक्टर बंद था। जो मैंने एक मुहिम लगाई थी कि स्वच्छ भारत मिशन की भी, मोदी जी की भी स्कीमें चल रही हैं, लेकिन वो चीज़ें मैंने अपने लेवल पे करी थी। लेकिन शुक्र है महिलाएं झाड़ू लेके सड़कों पे नहीं उतरी, ये थोड़ा सा शुक्र रह गया। नहीं तो जोजू के महिलाएं अगर झाड़ू ले लेके वीडियो ब्लॉग में पहुंच जाती और वहाँ झाड़ू अगर चल जाता तो कितनी मुश्किल। आज माताओं बहनों ने पूरी प्लानिंग बना रखी थी। आज 9वीं का दिन था, सब ने व्रत कर रखा था, कन्या पूजन हो रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ 150-200 महिलाएं पहुँची और उनका एक ही उद्देश्य था, आज पंचायत में फैसला हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कूड़े के तसले लेके और सीधा ब्लॉक में डालेंगे। जी तो चलो आप सरपंच के तो चलो चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़े तो भविष्य की बात है, लेकिन आपका नाम काफ़ी चर्चा में है भाई। आप अगर लेडी सीट आती है आपकी वाइफ लड़ेगी, आप लड़ेंगे, लेकिन सोच आपकी सकीम, युवा
बहुत अच्छी है। तो और क्या कुछ सोचा है क्या जोजो के बारे में, ऐसी क्या चीज़ कि हम इसको जोजो को फिर दोबारा से स्टार बना सके, या फिर वो ही अपना काम बनता और जाड़ भाड़ में जाए जनता, तो वो तो नहीं है। ना, ऐसा कुछ नहीं है लांबा साहब। देखो, जब ऊपर वाला जब तक मेरे को दे रहा है, मैं सरपंच बनूं या ना बनूं, ये तो गर्व की बात है। या सीट आए या ना आए, वो भी गर्व की बात है। जब तक मेरा धंधा भगवान की दया से, गांव वालों के आशीर्वादों से चल रहा है, तो मैं अपनी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। और जिस दिन मैं सरपंच बना, तो गांव की जितनी भी दुख तकलीफ हैं, सबसे मेन समस्याएं हैं युवाओं की हैं। इतना बड़ा राजीव गांधी खेल स्टेडियम है, खेल के लिए कोई सुविधा नहीं है। वहाँ आप जाके देखोगे बिल्डिंग जर्जर हालत है। राजीव गांधी स्टेडियम में 3 लाख का बिल आया हुआ है, वहाँ कोई कनेक्शन है ही नहीं ज़मीनी स्तर पे। युवाओं के जो खेल के उनको कोई साधन देने चाहिए, उनके लिए युवाओं को भटकना पड़ रहा है। लेकिन मैंने अपने लेवल पे बोल रखा है पूरे युवाओं को, आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, एक वॉलीबॉल से लेके और ऊपर की स्केटिंग की जो भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो मेरे लेवल पे मैं जितना भी आप लोगों का सहयोग करूँगा, उस ज़्यादा से ज़्यादा। ये है लामा साहब। तो अशोक ने बताया कि राजीव गांधी स्टेडियम में पानी का जो बोरवेल होता है वो है ही नहीं, और 3.5 लाख का बिल थमा दिया जाता है। तो ये भी कोई ना कोई बहुत बड़ा एक घोटाला उजागर होगा। अगर इसकी तय में जाएंगे, अगर वास्तव में इसकी तहकीकात की जाए नए सिरे से, तो ये जो घोटाला है ये 3.5 लाख से लेके और 3.5 अरब तक पहुंच जाएगा। क्योंकि बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में घोटालों की कहीं न कहीं भरमार आती जा रही है आज के दिन। क्योंकि जहां देखो वहीं न कहीं बातें निकल के आ रही हैं। अगर वास्तव में सिरे से अगर जांच की जाए, तो हरियाणा प्रदेश का बाड़ा विधानसभा क्षेत्र घोटालों के रूप में सबसे पहला प्रथम विधानसभा क्षेत्र होगा। ये यहाँ की जनता कहती है, यहाँ के लोग कहते हैं, और कई घोटाले उजागर हो भी चुके हैं। अशोक, मैं फिर कभी बातचीत करूँगा आपसे लंबे विषय पे, लेकिन आपके दिमाग में काफ़ी लंबी स्कीमें होंगी अपने जोजो को लेकर। हाँ बिल्कुल है लामा साहब। सबसे युवाओं के लिए अलग होगी, बुजुर्गों के लिए अलग होगी, जो दिव्यांग हैं, जो ब्लाइंड के लिए उनके लिए, गृहिणियों के लिए अलग होगी, या फिर जैसे खिलाड़ियों के लिए अलग होगी, जो कन्याएं पढ़ने जाती हैं उनके लिए। तो कुछ तो आपने बड़ा कुछ सोचा होगा। सबसे पहले तो लामा साहब मेरी प्लानिंग है, अगर मैं सरपंच बना तो एक तो लाइब्रेरी लड़कियों की अलग और लड़कों की अलग पंचायत की तरफ से हो। मैं पूरा कोशिश करूंगा पंचायत की तरफ से होगा, नहीं तो जो मैं अगर सरपंच बना तो मेरे खर्चे से भी करना पड़ा, तो सबसे पहला काम तो ये करूंगा। गुरु, आपके गांव में बड़े बड़े मेजर, बड़े बड़े कैप्टन और बहुत बड़े बड़े अधिकारी और बड़े दानदाता यहाँ पे लोग हैं, वो अच्छा सहयोग करेंगे, लेकिन कोई करने वाला तो चाहिए। देखो, पहले तो किसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कदम तो उठाने ही पड़ते हैं। गांव में एक से एक स्त्रियां हैं जो बाहर भी रहते हैं, विदेशों में भी रहते हैं। कुछ लोगों के फ़ोन भी आते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, जब भी ज़रूरत हो आधी रात को फ़ोन करो। तो उन चीज़ों से भी और उन लोगों से भी प्रेरणा ली है। प्रेरित होके मैंने अपना एक मन बना लिया जी, भी जीना गाँव के साथ है, मरना गाँव के साथ है। हार जीत ये तो ऊपर वाला तय करता है और गाँव राम को तय करनी है। तो ये कुछ उद्देश्य होते हैं लामा साहब हर आदमी का अपने जीवन में। मेरे बाप का एक सपना था, 1974 में जींद गया था, जब उसने एक ही बात बोली थी कि रिटायरमेंट होने के बाद गांव में बसेंगे। तो वो सपना मैंने मेरे बाप का पूरा कर दिया। क्योंकि आजकल जो युवा पीढ़ी होते हैं वो कनेक्टिविटी टूट जाती है, शहर में जाके लोग बस जाते हैं, उनके बच्चों को पता ही नहीं होता दादा कौन है, ताई कौन है, चाचा कौन है। तो एक दिन मेरे बेटे ने भी मेरे से 3 साल पहले पूछा कि मेरा कोई दादा ताऊ है क्या, नहीं है। तो वो इसीलिए मैं ये चीज़ें सोच के कि मैं ही नहीं जानता मेरा दादा ताऊ कौन है, तो बेटे तो जानेंगे कैसे। वो ही सोच के जी गाँव में वापस आए और अब गाँव राम की सेवा कर रहे हैं और गाँव को, पूरे गाँव को वाईफाई से जोड़ेंगे, ये मेरा एक मकसद है। और कन्याओं के लिए लामा साहब मैंने पिछले 6 महीने से एक मुहिम चलाई है। भाई जो भी गरीब कन्याएँ हैं, जिनके माँ बाप नहीं हो, गरीब हो, और जिसको अगर मेरे पास कोई फ़ोन आता है तो कोई ट्रस्ट बना रखे अभी आपने अपनी खुद की? कोई ट्रस्ट नहीं है जी। आपको ऐसा नहीं है ट्रस्ट की ज़रूरत है अभी? चलो कलम मिलने के बाद तो कोई ट्रस्ट की ज़रूरत नहीं है। मेरी चेतक करियर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो मैं अपने जो भी इनकम होती है उसी हिसाब से मैं अपना खर्चा करता हूँ। और कन्याओं को बाहर पढ़ने के लिए कोचिंग वगैरह, जैसे सहदादरी, जैसे कभी बाढ़ कभी दूर जाना पड़ता है, उसके लिए भी कुछ सोचा है? देखो ऐसा है लम्बा साहब,
कन्याओं को बाहर जाना पड़ता है। एक छत के नीचे यहाँ भी आपका शहर ही है, तो अब तो यहाँ क्यों ना ऐसी स्कीम आप मिल के सभी गाँव वालों से उनसे सहयोग, कुछ आप सहयोग। बिल्कुल, मैं जो मेन हिस्ट्रियाँ रही हैं गांव की, तो उनके जो भी परिवार के सदस्य हैं उनकी सलाह लेंगे और इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, और जिसमें पंचायत का सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो। आप झोझू के अभी लोग भी सुन रहे होंगे हरियाणा के, आपको कितना समय चाहिए झोझू की दशा और दिशा बदलने के लिए, जिससे छाती ठोक के यहाँ से गुजरने वाले कहें ये ऐतिहासिक गांव झोझू में हम पहुँच चुके हैं? तो ऐसा मतलब कितना समय चाहिए आपको? लोग तो 5 साल लेके आराम करके चले जाते हैं, आपको कितना समय में आप तस्वीर बदल देंगे? आप लंबा साहब, ये 2022 चल रहा है, आप 2027 में वापस गांव में आओगे तो आपको ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये झोझू है और वो झोझू था। ये चीज़ें मैंने सोच रखी हैं और इस टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक भी करेंगे। एक पिपलांतरी गांव है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ श्याम सुंदर पालीवाल जी सरपंच हैं। मैं उनसे ही प्रेरणा लेके आया था जब मैंने ये सोचा कि अगर गांव वालों ने कह दिया तो अब इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा, तो उसकी जो प्रेरणा देखी, क्योंकि वो माइनिंग का बहुत बड़ा क्षेत्र है और माइनिंग से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं आप देख ही रहे हो, और वही चीज़ें हमारे झोझू में है। ये झोझू भी माइनिंग का क्षेत्र है। पानी का जो कि झोझू पहाड़ हैं जी, पहाड़ का जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है? करोड़ों रुपए आता है, एक नहीं एक दो 35 करोड़ रुपए आते हैं। ऐसा लंबा जो पहाड़ का जो सिस्टम तो ये होता है भाई, माइनिंग का जो पैसा आता है वो पंचायत फंड में आता है, तो कहाँ चलेगा? और उसकी एफडी बनती है, एफडी को रिलीज डीसी साहब करते हैं। तो आज से पहले क्या हुआ वो तो गॉड न्यूज़ है, गर्व की बातें हैं। तो उन चीज़ों को तो उखाड़ेंगे तो समय लग जाएगा। लेकिन ये तो मानते हो ना, खाली पहाड़ के पैसे ही ये चमन बन सकता था झोझू, क्योंकि 1 लाख की 2 लाख की बात नहीं है, 25 लाख या 50 लाख की भी बात नहीं है। यानी कि एक गांव को 35 करोड़ रुपए मिलते देखे मैंने छोटे से गांव को, और आपके गांव में तो काफ़ी लंबा पहाड़ लग रहा है। मेरे ख्याल से 35 नहीं, यानी कि करोड़ों रुपए की बात की जाए आपके गांव को मिल रहे हैं। वो पैसा गया कहाँ? झोझू का नाम क्यों खत्म होता है? तो लंबा साहब ऐसा है कि हमारी जो पहाड़ी है और जो माइनिंग जोन बना हुआ है, जो ठेकेदारों ने उसको लीज पे ले रखा है, वो हिस्सा हमारे झोझू गांव का कम आता है, रामलवास का ज़्यादा आता है। कुछ तो आता होगा, 5 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़। तो इसमें जो मैंने सुनी है लोगों से, आम जनता से, उसमें पता चला है कि 92 लाख रुपए सालाना हमारे गांव की पंचायत फंड में आता है। चलो 5 करोड़ रुपए हो गए। बिल्कुल 5 करोड़ रुपए कीमत थोड़ी नहीं होती, तो शायद ये सरकार भी दे देती है 10-15 करोड़। हाँ बिल्कुल देती है जी। 25 करोड़ में एक ब्लॉक को, एक चमन बनाने में कुछ 25 करोड़ वो, और ज़्यादा नहीं तो 5-7 करोड़ गांव भी कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल कर देगा जिला में। तो सोचा है कुछ बड़ी से? बड़ी स्कीमें तो ऐसा है जी, इतना पैसा तो एक जगमग ये जो योजना भी चली हुई है कई गांवों में, आपने देखा है, उन्होंने सैटेलाइट से और अपने वो ऐसे यंत्र लगा रखे हैं। तो कुछ गांव तो ऐसे हैं जो बिजली बेच भी रहे हैं सरकार को। तो ऐसे अगर ऐसा कुछ हुआ, सरपंच बने, तो उन पैसों को गांव वाले को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गांव में वो चीज़ें बनी दिखेंगी। तो वेस्टेज जो कूड़ा है इसके लिए भी कुछ सोचा है? वेस्टेज कूड़े के लिए क्या ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें या कुछ बिजली बनाए या क्या करें? इसमें ऐसा है लंबा साहब कि अभी तक तो जो कचरा डालते थे वो पहाड़ की खान में डालते थे। आगे अभी पंचायत ने ज़मीन दी है तो उसमें खुदाई करके, और हम ये प्लानिंग करेंगे, जो ऑर्गेनिक जो जिस की यूं में जो जुड़े हुए हैं उन लोगों से भी सलाह लेंगे कि इसकी खाद बने। वो खाद, वो जो कछुआ खाद बोलते हैं, उस हाँ, तो वो ताकि ज़मींदार भाइयों के भी काम आए। और पीछे आपने देखा है कि खाद की कितनी किल्लत चल रही थी, तो ऐसी भाइयों से मिलजुल के ऐसी कुछ स्कीम बनाएंगे। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की, और शायद ही सरकार के अधिकारी प्रशासनिक सोच रहे हों, देख रहे होंगे इस तरह के कामों में रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए और तुरंत प्रभाव से कलम से कर देना चाहिए। क्योंकि अगर वास्तव में आपको सेवा का मौका दिया गया है, आप कुर्सी पे बैठे हैं, तो कुर्सी पे बैठे आपका फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले आप जनता के बारे में सोचें। क्योंकि टैक्स का पैसा इन लोगों का आपकी जेब में जा रहा है, तनख्वाह के रूप में इन्हीं का पैसा मिलता है आपको। आप कुर्सी मिलते ही आप जनता जनार्दन को कीड़े मकोड़े समझने लग जाते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं जो पैसे आपकी जेब में तनख्वाह के रूप में आ रहे हैं इन लोगों के पैसे होते हैं वो। और आज जनता जागरूक हो चुकी है, वो पहले वाला जनता नहीं रही है, सवाल जवाब करना जानती है और हिसाब किताब लेना भी जानती है। नया भारत है ये, और भारत बदल चुका है, हर चीज़ का हर बंदे को पता है, हर कानून का पता है। आने वाले समय में जनता और भी जागरूक होगी। अधिकारी समय रहते अपना बर्ताव बदलें और सेवा करें जनता की,
और अपनी सैलरी में कहने के संतुष्ट रहने की कोशिश करें। कुछ गांव के लोग इनसे जान लेते हैं। जी क्या कहेंगे बंटी के बारे में, क्या लगता है? बंटी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसके आने के बाद जो साफ़ सफाई का जो कार्य था, आज गांव में जहां भी देखोगे एकदम साफ, जैसे शहरों में सुविधा होती है, हुडा जो कॉलोनियां हैं वहाँ होती है, वो आज जोजो में हमें मिल रही हैं। इनके प्रयासों से जो किसान भाई बहुत तंग आ चुके थे पशुओं से, उसके कारण आराम से सो रहे हैं, खेती बाड़ी में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। बंदरों से जो परेशानी हो रही थी 2 साल से, भयमुक्त महिलाएं थी, बच्चे थे, वो भी आराम की नींद सो रहे हैं। तो भाई बंटी इस अभियान में लगे हुए, सारा गांव इसके साथ है। जी तो आप भी बता दीजिए साहब, थोड़ा सा इधर आके थोड़ा सा पीछे, तो आप भी बता दीजिए। भाई साहब बता दें। तो आपका भी क्या नाम है? मेरा नाम बंटी गोठवाड़ है। तो आप भी युवा हैं और युवा के साथ बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बंटी भाई साहब, इसलिए हम इनके साथ हैं। अच्छा, हाँ तो लगता है अभी युवा कुछ कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। क्या कहेंगे साहब अभी? बिल्कुल कर पाएगा भाई साहब, काम साथ से भाई साहब है। और जो गांव में जो बंटी काम कर रही है, ये 1 नंबर का काम कर रही है, बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। तो अभी तो सरपंच भी नहीं बनाई। यो बिनाए बने खींचे है काम ने। हाँ बिल्कुल बिनाए बने खींच रही है। तो मेरे पीछे और भी बैठे हैं कुछ लोग। तो ये वास्तव में ही पंचायत में हम पहुंच नहीं पाए, नहीं तो पूरा गांव इकट्ठा था। प्रतिक्रिया लेते, और मैं कहता हूं युवाओं का ज़माना है और देश के न्यू युवाओं के कंधे पे आने वाले समय राजनीति में युवाओं लगभग 90%, 80 से 90%, चाहे वो सरपंची हो चाहे बड़े चुनाव हो, देखने को मिलेगा। और देश का भविष्य युवा ही बदलेगा। तो अगर सोच अच्छी है अशोक बंटी की, अगर लगन है, मेहनत है, तो इस तरह के युवाओं को आगे लाना चाहिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।